आज की जो मेरी क्लास है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य में यूनिट नंबर 6 से। यूनिट नंबर 6 में अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों से संबंधित नीति, महिलाओं से संबंध में नीति और चर्चा पर चर्चा किया है वृद्ध के संबंध में। तो मैं आज आप लोगों से सबसे पहले स्टार्ट करूँगा महिलाओं से संबंधित कुछ नीतियों के बारे में। आपने नाम सुना होगा, ये फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोगों से देखने को मिल जाए। ठीक है, CEDAW। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंस ऑन द इलिमिनेशन, नोट करिएगा आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा। द कन्वेंस ऑन द इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हिंदी में अगर बात किया जाए तो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन या संरक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी का साधन है और जिसके लिए देशों को सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव को खत्म करना और महिलाओं और लड़कियों के समान अधिकार को बढ़ावा देने की जो आवश्यकता की बात करता है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका नाम है CEDAW। ये नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप सभी से इसका फुल फॉर्म पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। और आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये कहता है कि भारत में, और अगर इस पर अगर आप चर्चा पर चर्चा करें आप लोग, तो मैं आपको बता दूं कि जो महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन का मतलब होता है कम करना या समाप्त करना। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, बात को पहले समझ लीजिए। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी और ये 1979 में अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के रूप में जो वर्णित हुआ था, CEDAW की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, नोट करिएगा, समझते चलिएगा। द कन्वेंशन ऑन द इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन। और ये आपसे बताया जा रहा है कि एक बिल के रूप में जो वर्णित किया गया और फिर उसे 3 सितंबर, ये नोट करिएगा आप सभी लोग, 3 सितंबर इसी को, ठीक है, 3 सितंबर 1981 को स्थापित कर दिया गया। इसी को एक कानून के रूप में था ये। और इस पे अगर हम बात करें या चर्चा परिचर्चा करें हम सभी लोग, तो ये भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित था। ठीक है, यौन रूढ़ियों से संबंध में था, उसको भी समाप्त करने से संबंधित था। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ भाग दिए गए हैं। ठीक है, जहाँ पे चर्चा की जाती है महिलाओं के संबंध में। राजनीति, जीवन, प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय के अधिकारों पर बल देता है ये, और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की रूपरेखा तैयार करता है। सर प्लीज, इसी के उस पर जब ये साइन किए थे तो इसी के उपलक्ष्य में जो भारत में 1990 में महिला आयोग की स्थापना की गई थी, इसी के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, ये अभी आपका बाद में बात चलेगी, अभी आप उतना आगे ना जाएं, टेंशन ना लें, उन सभी चीज़ों पर मैं अभी आ रहा हूँ। पहले एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, महिला आयोग वगैरह पर भी मैं आ रहा हूँ आप लोगों से, महिलाओं के संबंध में चर्चा पर चर्चा मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि महिलाओं के खिलाफ जो सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के संबंध में है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया था, वो था CEDAW। दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के रूप में कब लाया गया, तो 3 सितंबर 1981 को लाकर इसको स्थापित कर दिया गया। और फिर उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या चर्चा पर चर्चा थी, तो महिलाओं को भेदभाव से समाप्त करना। ठीक है भाई, मतलब महिलाओं से जो भेदभाव कर रहे हैं उसको समाप्त कर देना है।
राजनीति जीवन में प्रतिनिधि पर राष्ट्रीयता पर जोर देने की बात करना, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का वर्णन करता है तो CEDAW ही करता है। कानून के समक्ष समता की बात करता है या अधिकारों के साथ साथ विवाह और पारिवारिक जीवन में महिलाओं को समानता का अधिकार को रेखांकित करता है एक प्रकार से, तो ये भी क्रियाविधि जो होता है CEDAW के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो अभी आप लोगों ने इसके बारे में देखा, और मैं आशा कर रहा हूँ कि शायद आप सभी लोगों ने इस चीज़ों से अच्छी तरीके से परिचित हो गए होंगे। एक बार ज़रा मुझे बताएं, आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई है? बताएं। जी सर, समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों की इन बातों को आपने अच्छे से समझ लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे आप खास कर ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है इसके परिपेक्ष में कि ये जो हस्तांतरण करने की बात होती है CEW के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक निगरानी समिति को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को व्यवस्थित के रूप में जांच करने की अधिकार देता था ये। और 1979 में जब महासभा के द्वारा इसे अपना लिया गया था तो आपने नाम सुना होगा कोपेनहेगन का नाम। कोपेनहेगन का नाम सुना होगा। और कोपेनहेगन के बारे में जब कभी आप लोगों से परिचर्चा हो तो जुलाई 1980 में, जी, जुलाई 1980 के एक समारोह में 64 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। हालांकि देश का नाम नहीं लिखा हुआ है। देखिए, जब विचार करने के लिए पूछता है प्रश्न ना, तो अगर मान लीजिए इसका प्रश्न बना दिया जाए तो ये प्रश्न एक पॉइंट है, उसमें डाला जा सकता है ये पॉइंट कि कितने देशों ने, 30 जुलाई 1930 में है। अब मैं आपकी तो बात कर रहा हूँ 1979 का प्लस में 1981 के, और 80 के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो इसलिए 80 यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में परिचर्चा करता है। कोपेनहेगन में जुलाई 1980 के एक समारोह में 64 देशों ने हस्तांतरित किया था, या एक प्रकार से आप कह लीजिए हस्ताक्षर किए थे। और एक साल बाद 3 सितंबर 1981 को 20 सदस्य राज्यों के द्वारा उसकी पुष्टि के बाद लागू किया गया। उसकी पुष्टि के बाद इसको लागू कर दिया गया, और आप इसे भलीभांति तरीके से परिचित हो गए कि सकारात्मक कार्यवाही किया और नीतियों को शामिल किया, महिलाओं और लड़कियों को शैक्षिक पहुंच को बढ़ाया, शिक्षा और पुनरीक्षा के बारे में बात किया, है ना। अच्छा, 1 मिनट, कॉल आ रही है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और एक आरक्षित और 2 घोषित वक्तव्यों के साथ 9 जुलाई 1993 को उसकी पुष्टि कर दी गई थी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने अभी देखा। सम्मेलन या संधि में शामिल देशों के महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना। अच्छा, ये संबंध उसी का था, है ना, कि भाई भेदभाव को दूर करना है, शिक्षा पर बल देना है, स्वास्थ्य पर बल देना है, ठीक है, बाल विवाह को समाप्त कर देना है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनको जागरूक करना है, ठीक है, यौन अभिविन्यास पे आलोचना करनी है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं जिसपे अगर हम बात करें आपस में भेदभाव जहां पे किया जा रहा है उसको समाप्त करना। टोटली इसका मिला जुला के यही कॉन्सेप्ट था, ठीक, यही कॉन्सेप्ट था। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं, फिर कहता है महिलाओं के, यहाँ पे कहता है उन्हें पुरुषों के समान मूल अधिकार की बात करता है, मानवाधिकार का उपयोग करने की गारंटी का प्रावधान की बात करता है। सिलसिले में पहली रिपोर्ट 21 अक्टूबर 1997 को जमा की गई, ठीक है, और फिर 24 और 30 जून 2000 के में विचार किया गया कि दूसरी तीसरी रिपोर्ट भी संयुक्त रूप से इसे जून 2005 में जमा किया। अब रिपोर्ट को लेकर प्रश्न बन सकता है कि पहली रिपोर्ट CEDAW ने कब दिया, तो 21 अक्टूबर 1997 को दिया, जिस पर अगर हम बात करें 24 से लेकर 30 जून 2000 पर विचार किया गया था। इसको 2000 में
फिर दूसरी और तीसरी रिपोर्ट एक ही साथ आ गई, जून 2005 में आ गई, ठीक है। और CEDAW पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने इस रिपोर्ट पर 18 जनवरी 2007 को विचार किया। तो जैसे 2007 में अगर आई थी, 2005 में आया था, तो 2007 में जांच की गई, रिपोर्ट पर विचार किया गया। 1997 में आया था और 2000 में विचार किया गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए, जो आपको रिप्रेजेंट करता है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को उन्मूलन एवं कन्वेंशन पर बात करता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा अपनाया गया था। मानवाधिकार संधि जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को परिभाषित करता है, वो सबसे अच्छा CEDAW होता है। यही चीजें हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह बन रहा है यहाँ से, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। पहली बात, फुल फॉर्म पूछा गया था UGC के समाज कार्य वाला जो पेपर हुआ था। दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि ये किसके परिप्रेक्ष्य में है, क्या समाप्त करने की बात करता है, ये आप ध्यान रखना। सर किसी को ज्वाइन करा लो, बार बार ओके मैसेज डाल रहा है। ओके। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा इसमें कि इसमें अगर तीसरी बात अगर आपको ध्यान रखना होगा कि भेदभाव को परिभाषित करता है, कि उसके बाद ये लाया कब गया, इस पे हस्ताक्षर किए थे जब 1980 में, तो कितने देश थे, ये ध्यान रखना होगा आपको। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो CED में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, किन किन एक्टिविटी पर काम करता है। तो जैसे मैंने बताया भेदभाव पर बात करता है, प्लस में उनके अधिकार समानता की बात करता है ना। इन सभी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो CEDAW का एक सकारात्मक प्रभाव रहा है। रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, 2 रिपोर्ट आई, हालांकि 3 रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट 1997 में और विचार करने की बात 2000 में, याद रखना। दूसरी और तीसरी एक साथ आई जून 2005 में और विचार किया गया 2007 में, ठीक है। तो ये दो बातें यहां से ध्यान रखिएगा, बस यही आपका फिर क्लियर हो जाता है यहीं से। तो न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर आयोग, जैसे अभी आपने बोल रहे थे महिला आयोग के बारे में, ठीक है। हाँ, अब बताएं जरा क्या कह रहे थे आप, महिला आयोग सतेंद्र जी। हाँ यस, मैं ये कह रहा था जब 1980 में ये हस्ताक्षर किए, फिर 1980 के बाद जब महिलाओं के अधिकारों और उनके एम्पावरमेंट की पूरी यूनिवर्स बात उठी, तो तभी के उपलक्ष्य में भारत ने जो 1990 में महिला आयोग का जो गठन किया। ओके, इनका कहने का मतलब ये था कि महिलाओं को और मतलब उनको और समानता देने के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, उनके और जो है उनको समानता दिया जाए, उनके साथ भेदभाव वगैरह ना हो, इसके लिए फिर राष्ट्रीय महिला आयोग आया, या आप कह लीजिए कि अधिनियम के रूप में आया, जो इसको 31 जनवरी 1992 में गठित किया गया। और ये एक रहा संवैधानिक निकाय, ये एक संवैधानिक निकाय रहा और महिलाओं के संवैधानिक हितों के लिए कानूनी सुरक्षा का उपाय लागू कर दिया गया। अब जब कभी संवैधानिक की बात आती है, संवैधानिक कानूनी तरीके से उपाय कर दिया गया, तो उसके लिए हालांकि पहले भी चल रहे थे, जैसे अगर हम बात करें विधवाओं और आत्महत्या एवं सती प्रथा को अवैध घोषित करने की बात किया गया, ये भी संवैधानिक प्रयास ही था, जहां पे स्वतंत्रता से पूर्व और महिलाओं के संबंध में कुछ समस्याओं को सुधार करने के लिए कानून बनाए गए थे। समाज में कुरीतियां जो फैली हुई थी उसको दूर किया जा रहा था, तो ये भी था पहले। लेकिन 1992 की जो बात आती है ये बाद में। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि विधवाओं और आत्महत्या और सती प्रथा को अवैध घोषित करने के परिप्रेक्ष्य में जो बंगाल सती अधिनियम लाया गया था 1829 में, ये भी एक संवैधानिक प्रयास ही था। संवैधानिक प्रयास, और संवैधानिक प्रयास क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि संवैधानिक हितों के लिए उनकी कानूनी सुरक्षा के उपाय को लागू कराती है ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसी के परिप्रेक्ष्य में है। अच्छा, उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, नाम सुना होगा। अच्छा, आप लोगों को पता है एक्ट वगैरह, बताते रहिए अगर पता है तो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को।
मालूम है आप लोगों को? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1829 नहीं 1829 हाँ 1829 प्रथा अधिनियम और सर 1856 1856 होगा सर। हाँ 1829 और 1856 है ना, दोनों वर्ष ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों ने मुझे कहा है 1856 वो लोगों ने नहीं बताया 1829, तो मैं आपको बता देता हूं कि 1829 का मॉडिफिकेशन है 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का। लेकिन अब अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो 1856 ही आएगा। बाय द वे 1856 ना हो तो किधर जाओगे आप लोग? तो ऑप्शन में जरूर 1829 होगा। एक बार म्यूट हो जाइए, देखिए आपके यहां से बैकग्राउंड आवाज आ रही है किसी के पास से। फिर उसके बाद भारतीय तलाक अधिनियम आया, और भारतीय तलाक अधिनियम की बात होती है तो वो भी वर्ष आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 1869 का है, 1869 का है। ये अधिनियम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बार एग्जाम ले रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाजकारी में आप लोगों से, तो मैं क्योंकि ऑलरेडी उसने यूनिट नंबर 9 को डाल रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 25% क्वेश्चन इस एक्ट से उठा सकता है वो। ये पता होना चाहिए एक मेडिकल सोशल वर्कर को। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक विशेष विवाह अधिनियम लाया गया था। विशेष विवाह अधिनियम के बारे में अगर चर्चा मैं करूं आप लोगों से, तो इसके आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए। 1872 आप लोग ना एक कॉपी पर लिख लिया करें और उसको अपने दीवार पे कहीं चिपका दिया करें, सोते उठते थोड़ा उसको देख लिया करें, तो वो रिकॉल होता रहेगा, डेली आपको रिकॉल होता रहेगा वो चीजें। वरना फिर इतना एक्ट तो याद करने में आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। आप कहेंगे भाई कितना याद करो, रट्टा तो मार नहीं सकते हम लोग, है ना। हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं, उसे बार बार देख सकते हैं, तभी हमें वो चीजें याद हो सकती है लंबे समय तक। उसके बाद एक आता है आपका विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति अधिनियम। अच्छा, ये सभी के सभी ना संवैधानिक प्रयास ही हैं, संवैधानिक प्रयास ही थे। ये मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता से पहले की बात। ये तो बात की बात है CEDAW का, राष्ट्रीय महिला आयोग का, ये बात की बात है। ये तो 1872 वगैरह चल रहा है, 1872 चल रहा है अभी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विवाहित महिलाओं की संपत्ति का जो अधिनियम लाया गया था वो 1874 लाया गया था। इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से चर्चा मैं करता हूं। सहमति की उम्र की अधिनियम लाई गई थी, 1881 में लाया गया था। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया था 1925 में। और फिर उसके बाद बाल विवाह निरोध अधिनियम लाया गया था 1929 में। हिंदू स्त्री और संपत्ति अधिकार अधिनियम लाया गया था 1937 में। बस उसके बाद भारत आपका आजाद हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो चर्चा चली आप लोगों का, एक अहम भूमिका रही उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें CEDAW का। फिर उसके बाद आपकी जो भूमिका रही है राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, तो एक विधायी एक प्रकार से आप कह सकते हैं जहां पे कानूनी सुरक्षा के रूप में आ रहा है, संवैधानिक के रूप में आ रहा है, उन चीजों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी। बाकी अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं आप, तो यहाँ पे भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके मुद्दों पर चिंता के लिए एक आवाज प्रदान करता था ये राष्ट्रीय महिला आयोग अपने अभियान में दहेज, राजनीति, धर्म, नौकरियां इत्यादि चीजों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व और उसकी श्रम के लिए महिलाओं का शोषण को शामिल करता था। तो ये एक्टिविटी हुआ करती थी, एक प्रकार से गतिविधि हुआ करती थी राष्ट्रीय महिला आयोग में। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा संवैधानिक प्रयासों में किस तरीके से स्वतंत्रता से पहले वो चीजें हो रही थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को, जो मैंने भी आपको आर्टिकल्स बताए हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आप सबसे एक बात जानना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष के रूप में कब घोषित किया गया? सर 1990। नहीं, और कोई व्यक्ति बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में कब घोषित? 1999।
1976। 1976 आप करीब तो पहुंचे, लेकिन आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया मुझे। 1975। 75 या 76? हाँ 75 करेक्ट होगा। 79। 76 ही कहता है इसको। 76। अगर 75 है 70, हाँ 75 इज द राइट आंसर आपका होगा। 18 मार्च 1975। 18 मार्च 1975 नहीं, 8 मार्च कहें। सॉरी 8 मार्च। हाँ 8 मार्च कहें, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 1975 में, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको जाना गया। अभी आप लोग जो 1999 बोल रहे हैं ना, वो वृद्ध में आप देखेंगे अभी, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा। तो वहां जब ये चीजें बताई गई, राजनीति क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को एक सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया गया फिर, और सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश की पंचायती जो राज्य संस्था थी उसमें महिलाओं का कितना % आरक्षण दिया गया था, किसी को पता है कितना? उसमें पहले 33% था, बस। 50 कर दिया गया है। नहीं, ये तो अधिनियम में 50 आएगा, जिसे समान अधिकार संरक्षण अधिनियम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पर्टिकुलर में। मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर, तो 33% ही आपका सही रहेगा, 33% ही आपका वहां पे करेक्ट रहेगा। यह हाल का डाटा है, ऐसा नहीं कि आगे पुराना डेटा आपको मिल रहा है, ये हाल ही के डाटे हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मानकर इसको महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार करने की बात जो है, एक प्रकार से सराहनीय सकारात्मक कदम उठाए गए थे। तो ये चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया इस स्लाइड पर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें किया है आप लोगों से, और मैं इसी से अब आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट स्लाइड लूंगा आप लोगों के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि के बारे में, है ना। अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, UNCRC क्या होता है? ये बच्चों से संबंधित ही है ना? बताएं। हाँ बिल्कुल, बोले आप लोग। UNCRC, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कभी कभी प्रश्न बनकर आ जाता है और पूछ लिया जाता है ये कभी कभी। इसका अगर मतलब हम बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के नाम से जाना जाता है ये, है ना। इसके कार्य जानते होंगे आप सभी लोग, इसके कार्य बेसिकली बच्चों के अधिकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप सभी लोगों से, तो ये जो आपसे चर्चा पर चर्चा करता है, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से पुष्टि की गई संधियों में से एक संधि मानी जाती है UNCRC को, है ना। ये बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है, ये उसके बारे में बात करता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं इसके बारे में, इसकी स्थापना अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कब हुई, तो क्या बताने वाले हैं आप लोग? इसकी स्थापना, UNCRC की स्थापना 1992। सॉरी 1992। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में इसकी पुष्टि की थी। वेरी गुड। औपचारिक रूप से जब इसको चर्चा पर चर्चा हुई थी, जिसको अनुसमर्थन के रूप में खोला गया था जब इसको, तो 26 जनवरी 1990 को ओपन किया गया था। 26 जनवरी 1990 को स्टार्ट किया गया था। बाकी आपने सही बताया है मुझे कि 11 दिसंबर 1992 में भारत सरकार ने CRC को सही तरीके से पुष्टिकरण कर दिया। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोग पढ़ते भी होंगे UNCRC का अगर हस्ताक्षर के बारे में कि एक जगह और वर्ष मिलता है नवंबर 1989। आप लोगों ने कभी ये वर्ष सुना था? नहीं सुना तो मैं बताने वाला हूं अभी आपको। बताएं जरा एक बार, नवंबर 1989 का नाम कहीं सुना था आपने? UNCRC जी, यूनाइटेड नेशंस ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में अगर बात करता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे जब अपनाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था 1989 में। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, एक तरफ इंडिया की बात आती है तो आप सही बताते हैं,
लेकिन जब कभी संयुक्त राज्य अमेरिका के या संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात होगा तो वहां पे शब्दों को थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में होगा तो 11 दिसंबर को लगा के आ जाना। और अगर आपसे पूछता है संयुक्त राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में की कब अपनाया गया था तो 1989 आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर आपका यही फिर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसकी भी दृष्टिकोण से बात करते तो ये भी वही काम करता है कि दुनिया के सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है यही। और फिर कहता है कि यहाँ पे 11 दिसंबर 1992 को बच्चों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संधि का अनुमोदन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार करना, किया गया। और इस संधि का उद्देश्य था बच्चे को स्वास्थ्य और अनुकूल माहौल में जीने और बढ़ने का अधिकार देता है। भारत में बच्चों के अधिकारों पर 2 वैकल्पिक संधियों पर हस्ताक्षर किए। सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी और बच्चों को खरीद या फरोख्त, आप समझ सकते हैं, खरीदना बेचने की जो क्रियाविधि हो रही है यहाँ पे यही एक्टिविटी बता रही है आपसे। बाल वेश्यावृत्ति, बाल अश्लीलता, साहित्य पर संधि और तीसरी और चौथी संयुक्त आवधिक रिपोर्ट में UNCRC को 2 वैकल्पिक संधियों के रूप में प्रारंभिक रिपोर्ट 26 अगस्त 2011 को सौंप दी गई थी। मैं कहूंगा आप लोगों से कि यहां पर आप लोग ध्यान इन बातों का रखें कि एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1989, फिर भारत में 1929, फिर उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में, और फिर अगर आप बात करें इनके संधियों, इनकी 2 वैकल्पिक चीजों के बारे में, तो एक तरफ बच्चों के संघर्ष सक्रिय भागीदारी की बात कर लीजिए, दूसरी तरफ बच्चों के प्रति जो नकारात्मकता का भाव लोगों में है उसको समाप्त करना है। ये आप दूसरा पॉइंट रख लीजिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका UNCRC बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर देता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम सभी लोग। अच्छा, पोषण अभियान इसकी शुरुआत की गई थी, आप लोग ये, अच्छा आप सभी लोगों को ये पता भी होगा, है ना। पोषण अभियान शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान में की गई थी। पोषण अभियान 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुमंत्री अभिसरण मिशन है। तो हम इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि 2018 में राजस्थान में इसको शुरू की गई थी। पोषण अभियान का जो मुक्त कुपोषण की बात की गई भारत में वो 2022 तक बताई गई है, चिन्हित की गई है एक प्रकार से। प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और उच्चतम कुपोषण भार के साथ भारत में चिन्हित जिलों में स्टेटिंग को कम करने के लिए पोषण अभियान का उद्देश्य, कहने का तात्पर्य यहां पर यह था एक प्रकार से कि अच्छा भोजन वगैरह के बारे में बात करना, और जो कुपोषण चीजें हैं ये एक प्रकार से जो उनको भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है जो स्वस्थ टाइप का भोजन नहीं हो, अच्छा भोजन नहीं है, उसको समाप्त करने की बात की जा रही है, कम करने की बात की जा रही है। और उद्देश्य अगर हम बात करते हैं पोषण अभियान का तो इसका एक ही उद्देश्य है, आप इसे भी ध्यान से एक बार देख लीजिए, है ना। मैं एक मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में तो गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों के लिए समग्र विकास, समग्र का विकास कभी कभी ऑप्शन में आपको समग्र नहीं देता है, आजकल देता है आप लोगों को सर्वांगीण विकास, या तो आपका लिखेगा चहुमुखी विकास, ये शब्द लिखता है आजकल एग्जाम में। ठीक है, तो अब समग्र विकास भी हो सकता है आ जाए, लेकिन मीनिंग वही निकालता है। और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करता है, ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये पोषण अभियान के बारे में मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं। आगे अगर हम बात करते हैं पोषण अभियान में और भी चीजें हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। पोषण अभियान बच्चों और किशोरी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रौद्योगिकी और लक्षित दृष्टिकोण से अभिसरण द्वारा पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम रहा एक प्रकार से, है ना। और भी चीजें हैं इसमें आप देख सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं के पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं।
आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2017 और 18 में शुरू होने वाले 3 साल के बजट में 9,046.17 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना की मंजूरी दी थी 2017-18 में। अब ये आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस बार ऐसे भी ना सोचे आप लोग कि ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों को जो अभी हाल ही की चर्चा पर चर्चा हुई है उन्हीं चीज़ों को कवर करना है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 2017 और 18 में जो शुरू की थी 3 साल का बजट, उसमें बच्चों के राष्ट्रीय पोषण के बारे में मंजूरी जो दी थी 9,046.17 करोड़, एग्जैक्ट अगर याद नहीं है लेकिन 9,046 तो याद ही कर लीजिए आप लोग, है ना। ये सरल है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो मध्यमान भोजन स्कीम के बारे में बात करते हैं। अब इसका नाम भी परिवर्तित है, अभी हम इसके बारे में भी चर्चा पर चर्चा करेंगे, हम लोग सभी लोग जानेंगे। तो मध्यमान भोजन स्कीम देश के 2,408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को ये स्टार्ट की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ हो गई थी। वर्ष 2007 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों पर वैकल्पिक और नवाचारीय शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब मध्यमान भोजन स्कीम जो है वो 2,408 ब्लॉकों में स्टार्ट कर दिया गया था। और स्टार्ट कब किया गया, तो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में जो प्रारंभ हुआ, सभी ब्लॉक में सभी क्षेत्रों में सन 1997 और 98 के बीच में ये हो गया था। बेसिकली इसका जो मोटो था, एक प्रकार से नवाचारी शिक्षा को देना, बच्चों को केंद्रित करना पढ़ने के लिए, और उनको जो है उनका चहुमुखी विकास करना, बालकों का चहुमुखी विकास करना। इन सारी क्रियाविधि को लेकर मध्यमान भोजन स्कीम के अंतर्गत इन पर चर्चा की गई थी। मिड डे मील योजना क्या थी? ये बेसिकली सरकार के ओर से सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के मध्यमान भोजन दिया जाता था, ताकि स्कूल में बच्चे रोजाना आए और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे। इसी के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी। मोटो इसका यही था, मिड डे मील भोजन देने का जो मोटो था इसका, गांव में अगर हम बात करें सरकारी विद्यालय में, तो यही था कि ताकि बच्चे आए कि भाई वहां पे खाना मिलेगा, है ना, भोजन मिलेगा वहां पे, चलो चलते हैं आज स्कूल। मोटो यही था इनका। तो मध्यमान भोजन का मोटो आप लोग ध्यान रखिएगा क्या किस पर था, ठीक है, ये भी प्रश्न बना सकता है। पीएम पोषण स्कीम, अच्छा आप जरा मुझे बताएं, मिड डे मील जिसको मध्यमान भोजन का नाम आप दे रहे हैं, इसका नाम क्या रखा गया है, किसी को मालूम है इसका? पीएम पोषण, हाँ जी, पीएम पोषण स्कीम, इसी का नाम। तो परिवर्तित हो गया है नाम, इसे आप लोग खास कर ध्यान रखें। इस पे मैंने एक 2 मिनट की वीडियोस मैंने बता रखा है, बना भी रखा, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर बता देता हूं आप लोगों को। पीएम पोषण स्कीम जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। ये बुधवार को हुई थी, एक कैबिनेट बैठक थी, जो थे कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था कि मिड डे मील योजना जो था उसका एक नया रूप दिया इसने, ठीक है। अब इसमें नया रूप देने का तात्पर्य क्या था? देखिए, प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के रूप में जाना गया। केंद्र जो है, केंद्र सरकार अगले 5 साल में इस योजना को 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, ठीक है। ये चर्चा थी इस पे। तो एक तो रकम के बारे में याद रखिएगा आप सभी लोग इसमें, पीएम पोषण में, ठीक है। और अब यही नाम है, पीएम पोषण योजना के नाम से इसे जानी जाती है, ठीक है, या जानी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका डेट कब की गई थी फिर? ये आप लोगों का जो है अक्टूबर में किया गया था, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, अक्टूबर 2021 में किया गया था, है ना, अक्टूबर 2021 में किया गया था। अक्टूबर की डेट मुझे याद नहीं आ रही है कब किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2021 में किया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए नीति के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं, जो महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण की नीति लाई गई थी। किसी को पता है कब लाई गई थी? कोई व्यक्ति बता सकता है मुझे कब लाई गई थी? सशक्तिकरण की नीति 97 में। कब में सर? 1900
90 में। 1997। ओके, चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ध्यान से सुनिए आप सभी लोग मेरी बात को। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति जो लाई गई थी ना, ये बेसिकली 2001 में लाया गया था। इसको अगर हम बात करते हैं 2001 में, महिलाओं के अधिकार और उनके कानूनी हकों के जो सुरक्षा की बात की गई थी, संसद के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990, अगर आप बता रहे हैं तो 1990 वो बता रहे हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के सीटों में आरक्षण प्रावधान के बारे में बात करता था। वो आपका हो जाएगा 1993 का। ठीक है, 1993 का। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग याद रखें 2001 आप लोगों से मैं बताऊंगा कि आप लोग इसी को याद रखें। और ये इंपॉर्टेंट भी है ना, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है ये चीज़ें। ठीक है, और प्रश्न आता है कि अगर पूछ ले कि हाल ही में महिलाओं और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी के परामर्श के लिए राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का मसौदा जारी किया गया, या किसका स्थान लिया है? ऑप्शन रहेगा राष्ट्रीय महिला नीति 2003, राष्ट्रीय महिला नीति 2001, राष्ट्रीय महिला नीति 1991। ये ऑप्शन रहेगा आपके सामने, और एक 2005 कर लीजिए। तो अभी जो 2014, अभी मैं 2016 के बारे में चर्चा करूंगा, आप सभी से बता ही देता हूं, आप लोग सुन लीजिए। यहां पे देखिए 17 मई 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी के परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का जारी किया गया था। और ये एक राष्ट्रीय महिला नीति जो 2001 था, जो आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर, महिला सशक्तिकरण 2001 का, उसका स्थान लिया ये। और इस नीति का जो उद्देश्य था 2001 का, महिलाओं का राजनीति सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं में उसके सामाजिक और आर्थिक वातावरण को तैयार करने को लेकर, उसके मूल अधिकारों को प्राप्त करने को लेकर। देखिए एक चीज तो कॉमन है यहां पे, जब भी किसी चीज के बारे में चर्चा की जाए तो आप इजीली बोल सकते हैं। लेक्चर में अगर आप बोल रहे हैं तो आप बोल भी सकते हो कि सामाजिक और आर्थिक वातावरण को तैयार करना, उसको सकारात्मकता के भाव में या उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करना। तो ये शब्द तो आप, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप वहां पर बैठा सकते हैं और आप वहां पे लिख सकते हैं, और जो कि वो लक्ष्य भी उसी को बताता है एज अ पॉजिटिव। ठीक है, इस नई नीति की जो बेसिकली उद्देश्य रहा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर था। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सहित स्वास्थ्य, उसके तहत महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर फोकस किया गया। परिवार नियोजन योजना के दायरे में पुरुष को भी रखा गया था, और इसके तहत किशोरावस्था के दौरान जो पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि क्रियाविधि जो है शामिल की गई थी। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, 2016 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं अभी मैं, तो किशोरावस्था वाली जो लड़कियां हैं उसके प्राथमिक पूर्व शिक्षा पर ध्यान देने की बात, आर्थिक उपाय के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास की बात, समझ रहे हैं आप? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के या इसके तहत नियम और कानून के जरिए महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा को रोक देना है, बाल लिंग अनुपात को सुधारना है, मानव तस्करी को रोकना है। यह काम था 2016 का। सुरक्षित की बात करता था, संविधान के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत पारंपरिक नियमों की समीक्षा करता था, एक प्रकार से वर्णन करता था उसको, मानवाधिकार की सुरक्षा करता था, वैवाहिक दुष्कर्म को जो अपराध हुआ करता था उसकी श्रेणी में रखने की समीक्षा करता था, डिस्क्राइब करता था उसको, पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करता था उसको। और इसी नीति 2016 की नीति के ही तहत अगर मैं बात करूं तो इसमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उसको संवर्धन के लिए इको प्रणाली बनाया था।
डोर टू डोर जाकर आप दे, इंडिविजुअल उसको प्रशिक्षण दे, इंडिविजुअल उसको जागरूक करने की बात करें। कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम के माध्यम से या इसी नीति के माध्यम से महिलाओं के अनुकूल बनाने की बात की जा रही थी। कार्य अवधि में लचीलापन लाने की बात की जा रही थी। कार्यस्थल में बच्चों के लिए एक क्रेच का प्रावधान हुआ करता था, जानते हैं आप लोग? अच्छा, ये भी महिलाओं की सुविधाएं ही प्रदान की जाती थी। क्रेच प्रावधान क्या है, किसी को पता है? क्रेच प्रावधान, क्रेच प्रावधान ये इनके बच्चों को उसमें रख जाओ और काम पर चले जाओ। हाँ, वेरी गुड। क्रेच प्रावधान एक प्रकार का बच्चों को सुरक्षा के बारे में ही बात करता था कि वहां पर बच्चों की देखभाल होगी, पालन, जिसको आप बोलते हो कौन सा घर बोलते हो, उसको बोलते हो आप लोग ना पालना घर, क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, पालना घर। हाँ, बच्चों का पालना घर, ये एक प्रकार का था क्रेच। तो क्रेच भी आंगनबाड़ियों से, ये सर आंगनबाड़ियों में है सर, आंगनबाड़ी कार्यक्रम। हाँ, ये आंगनबाड़ी का भी है, लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण 2016 में, उसमें भी ये बात की गई है। ठीक है। हाँ सर, इसको मनरेगा में भी लागू किया गया है। हाँ, वो हाँ, जितने महिलाओं के संबंध में जितने अधिनियम होंगे, जितने योजना वगैरह होंगी, मनरेगा में चालू किया है। और महिला बाल विकास की जो आंगनबाड़ी है ना जी, किसी बस्ती में कोई महिला कामगार है और वो अपने बच्चे को 8 घंटे के लिए जॉब कर रही, तो आंगनबाड़ी में छोड़ सकती है, वहाँ पे उसको यानी पालन उसकी देखभाल के लिए। हाँ, क्रेच वनी शिशुओं और बच्चों के लिए एक ऐसा कानून था जहाँ पे चाइल्ड केयर प्रावधानों के बारे में बात करता था, है ना। तो ये चीज़ें थी, तो हमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करें यहाँ पर, तो भारतीय संविधान में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और दिशा निर्देश का सिद्धांत या नीति निर्देशक का सिद्धांत, लैंगिक समानता का सिद्धांत इत्यादि चीज़ों का उल्लेख करता था महिला सशक्तिकरण में। तो पहले तो आपको ध्यान रखना होगा 2001 में आया है। यदि ऑप्शन में 2001 नहीं मिला तो आपको तुरंत चलना पड़ेगा 2016 की तरफ, 2016 की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसे आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे और यह इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर हम बात करें, या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक सिद्धांत, या उनमें लैंगिक समानता का सिद्धांत इत्यादि चीज़ों पर चर्चा की गई। राज्यों में महिलाओं के पक्ष को लेकर सकारात्मकता का भेदभाव का निर्देश दिया गया था, एक प्रकार से ये क्रियाविधि थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, तो उसमें 1974 और 78, देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी थी जो 4 साल की थी, इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो 1974 से लेकर 1975 के तक था, सॉरी 1974 से लेकर 1978 तक था, जिसमें महिला कल्याण से संबंधित उनके विकासों को लेकर उन पर चर्चा की गई। विभिन्न प्रकार के मुद्दों को रखा गया था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया था। एक प्रकार से उनको एक जुटता की तरफ लाया गया था। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय हटाओ का नारा इसी में दिया था सर, गरीबी हटाओ का नारा। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में आया था। वेरी गुड। हाँ, और आगे अगर हम बात करें तो इस हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जनता वो था ना, अरे एक नारा था ना, सिंहासन खाली करो जनता आती है, फिर उन्होंने कहा गरीबी हटाओ। ये जनता पार्टी का नारा था और ये इनका था। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें जो है आप सबको अच्छे तरीके से पता हुआ, धीरे धीरे भाई 1990 में एक राष्ट्रीय महिला आयोग संसद के में एक अधिनियम के रूप में सुरक्षा प्रदान की गई, उसको डाला गया उसमें। फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, जिसमें पंचायत और नगर निकाय में चुनाव में महिलाओं के आरक्षण प्रोवाइड किए गए। अभी मैंने आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में। फिर 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन की घोषणा करने की बात हुई, CEDAW की बात हुई, है ना। फिर उसके बाद अच्छा और भी चीज़ें ऐसे होती जैसे द मैस्को प्लान ऑफ एक्शन कब आया था, तो उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1975 में लाया गया था। ये इसी का पार्ट बनता है, सशक्तिकरण के ही अंतर्गत आता है। नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करता है, तो वो 1985 में लाया गया था। नैरोबी 1985, मैस्को 1975।
ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा, है ना। द बीजिंग एक डिक्लेरेशन था जिसमें पे घोषणा की गई थी प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के बारे में, और ये 1995, देखिए 10-10 का अंतर चल रहा है, 75, 85, 95, 1995। तो ऐसे में भी आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा पर चर्चा हुई। तो द मैस्को प्लान ऑफ एक्शन 1975, नौरोवी फॉरवर्ड लुकिंग स्टडीज़ जिसको आप बोलते हो रणनीति वगैरह के बारे में, तो वो 1985। द बीजिंग डिक्लेरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन वो 1995 का, ध्यान रखेंगे। और लैंगिक समानता, विकास और शांति की बात किया जाता था इसके तहत, है ना। इनके तहत जो है इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा पर चर्चा की जा रही थी। बाकी 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है वहाँ से। उद्देश्य वही है, कॉमन चीज़ें हैं, सकारात्मक आर्थिक सामाजिक नीतियों के जरिए माहौल का निर्माण करना और अपनी क्षमताओं को समझ कर विकसित कर सके, इस तरीके के लक्ष्य रखे गए थे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा सभी मानवाधिकार और मौलिक आज़ादियों का पुरुषों के समान कानूनी एवं व्यवहारिक उपयोग किया जाए, ये एक प्रकार का उसका मोटो था। राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जीवन में महिलाओं के द्वारा भागीदारी को हम जो है सक्रिय रूप से निर्णय क्षमता का अवसर प्रोवाइड कर सके समान तरीके से। स्वास्थ्य देखभाल सभी स्तर पर गुणवत्ता की शिक्षा को हम बढ़ावा दे सके। कैरियर को लेकर व्यावसायिक मार्गदर्शन उसको कर सकें। ये सभी की सभी क्रियाविधि शिक्षा महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के ही तहत मैं आपको बात कर रहा हूँ। समान वेतन, पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी ऑफिस इत्यादि में समान अवसर की बात किया जाए, महिला सशक्तिकरण 2001, है ना। अब 2016 है तो 2016 में ये सारे के सारे कन्वर्ट कर दीजिए आप लोग वहाँ पे, ठीक है। सिविल सोसाइटी के लिए खास एक महिला संगठन के साथ एक साझेदारी का निर्माण किया गया और उनका सशक्तिकरण किया जाता था एक प्रकार से। विकास की प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोणों को लागू किया गया था। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार का भेदभाव को समाप्त करना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत रखा गया था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और इजी भी है, बहुत सरल है ये तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो देखिए मैंने कहा भी है 1990 में संसद के रूप में ये लाया गया और 1993, 73 और 74वें संविधान संशोधन में इसको क्या नाम है संशोधन किया गया, जहाँ पे स्थानीय स्तर पर एक सक्रिय भागीदारी का आधार बनाकर रखा गया, ठीक है। 1993 में आपने अभी भी नाम देखा है कि इनके खिलाफ जो है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, तो ये वही है CEAW वाला ही है, ठीक है, वही चीज़ें हैं। फिर राष्ट्रीय नीति अगर आप उद्देश्यों के बारे में बात करें तो देखिए स्वास्थ्य और गुणवत्ता शिक्षा, समान पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे उठा सके, भेदभाव और हिंसा को समाप्त कर दिया जा सके, इस तरीके का उद्देश्य रखा गया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धजन नीति के बारे में। आज ये टॉपिक मैं समाप्त कर दूंगा, है ना। और ये सरल सरल तरीके हैं और ईजी भी है, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं। एक वृद्धजन नीति के अंतर्गत हम पहले 2-3 बातें बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष जो है 1999 का ध्यान रखना होगा। वृद्ध लोगों का अध्ययन को हम लोग जेरोंटोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोला जाता है जरा विज्ञान। ये भी प्रश्न एग्जाम में UGC में आ चुका है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आ चुके हैं। और वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जरड़ ये बहुत ही फेमस है, कुछ विद्वानों का जो है इस पे विस्तृत रूप से चर्चा पर चर्चा इन लोगों ने किया है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में विश्व में कई देशों में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है और एक ओर जहां समाज पर इसके जटिल प्रभाव पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवा संबंधी आवश्यकताओं पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वह एक चिंता के विषय है। तो ये कभी कभी एलिगेशन वाले प्रश्न बना जाते हैं, कभी कभी एलिगेशन वाले प्रश्न बन जाते हैं। क्यों अभिषेक जी ने ऐसे प्रश्नों पर एक बार बड़ी डीप में मुझसे चर्चा पर चर्चा किए थे, याद है? ये याद आया आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो इस चीज़ को आप लोगों को खासकर ध्यान रखना होगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी की सभी। तो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ समाज पर एक जटिल प्रभाव पड़ रहा है, ये बात सत्य है। और वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवा संबंधी आवश्यकताओं पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वह एक चिंता का विषय है, वह एक चिंता का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बोला है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ये बहुत बच्चे कहते हैं भाई स्वास्थ्य क्यों, क्या जो वृद्ध जिनके घर में वृद्ध व्यक्ति हैं क्या उनके लिए चिंता का? भाई सभी के तो हो नहीं सकते भाई, कुछ ही ऐसे समाज में होंगे जो 10-5% होंगे जो वृद्धों के लेकर बड़ी चिंतित होंगे,
कि हमारे घर में ये वृद्ध व्यक्ति हैं, इनकी भी देख रेख करो, ये सारी चीज़ें करो, जैसा कि आजकल के समाज में आप लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन जब मिल जाता है ऐसे प्रश्न तो बच्चे गलत मार देते हैं ऑप्शन को, बट वो गलत वहाँ पे नहीं था। क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो यही था कि स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी आवश्यकताओं पर पड़ने वाला प्रभाव था, वो जानने की कोशिश कर रहा था आपके लॉजिक को। तो वहाँ पे आप लोग यही सोचेंगे, क्योंकि सोशल वर्कर आप स्वास्थ्य को लेकर ही सोचेंगे, तो जब स्वास्थ्य को लेकर सोचेंगे तो ऑटोमेटिक चिंता का विषय बन जाएगा, तो वो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, तर्क आपका फिर सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से, एक नाम था रॉबर्ट एन बटलर का नाम। आप लोगों ने अगर मेरी आज की वीडियो देखा होगा, अब कितने लोगों ने देखा है आर एन बटलर आज की वीडियो बुक पर? सर मैंने नहीं देखा है, मैंने और किताब कर, मैं ये बोल रहा हूँ आपने ये सारी जो बुक्स लिखाई हैं, मैं ये बोल रहा हूँ सर वो ठीक है आपने, मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो अब ऐसे तो बहुत हो रही है सर। अरे मैंने तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ पहले जो संडे की क्लास हुआ करती थी यूजीसी की, मैंने उसमें डाल रखा है मोस्ट के लिए। सतेंद्र जी जो मोस्ट है उसमें डाल रखा उस पीडीएफ में, उस पीडीएफ को देख लीजिए ना, मोस्ट वाला उसमें डाल रखा है। ये तो मैं उनको लिए बता रहा हूँ जो डीप में थोड़ा सा जानकारी रखना चाहते हैं सोशल वर्क के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे आपको पीडीएफ एक बार भेजिएगा सर, पता नहीं। अच्छा अरे नहीं, उसमें मैंने भेज रखा संडे की क्लास में, मैंने ऐसी कोई मेरे पास पीडीएफ नहीं है, हालांकि है अभी ऐसी बात नहीं है, मैं सारी पीडीएफ आप लोगों को मैं भेज देता हूँ, मैं ऐसा कोई रोकता नहीं, पीडीएफ सारी पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूँ। अच्छा आगे अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम जब सुना होगा कि रॉबर्ट नील बटलर का नाम, तो ये एक अमेरिकी चिकित्सक थे जो जोरंटोलॉजिस्ट कहा जाता था इनको। आप लोगों में से कोई व्यक्ति नहीं देखा है आज की वीडियो, और उसमें मैंने रॉबर्ट नील बटलर के पूरी किताबों के बारे में चर्चा किया है। इन्होंने कहा है ज़रूरतों और बुजुर्गों के अधिकारों पर अपने काम के लिए स्वस्थ उम्र बढ़ने और अपने शोध के लिए। स्लाइड नहीं दिख रही ना, स्लाइड चली गई क्या? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है किसी को? नहीं दिख रहा। ओके तो दिख रहा है सर, दिखाई दे रहा है सतेंद्र जी, तो दिखाई दे रहा है, आप पढ़ रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको अभी किसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें है ना, मैं बता रहा हूँ। रॉबर्ट एन बटलर का ये आपको ध्यान रखना, ये जोरंटोलॉजिस्ट थे, अमेरिकी चिकित्सक थे, इनका नाम पूरा है रॉबर्ट नील बटलर। मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको, अभी मैं पीडीएफ वगैरह ओपन नहीं किया, इनका नाम इसमें है नहीं, मैं ऐसे में बता रहा हूँ। वाई सर्वाइव करके एक किताब थी, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, वाई सर्वाइव, ये किताब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 1975 में किताब 1975 का है, आप लोग कहीं मैच मत कर दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, वर्ष को लेकर, है ना, याद रखेंगे आप सभी लोग। पुलित्जर पुरस्कार नील बटलर की है, जी नील बटलर की है, रॉबर्ट नील बटलर, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इनकी कई ऐसी किताबें थी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी किताबें इन्होंने दिया था, लेकिन ये किताब बड़ी फेमस थी, बस इसी किताब को याद रखिएगा। साथ में आपसे कहूँगा एजिंग, एक किताब और लिख लीजिए आप कॉपी पर, एजिंग एंड मेंटल हेल्थ, ये किताब लिख लीजिए, बस यही दो किताब लिखिए इसमें। और ये किताब थी 1973 का, रॉबर्ट नील बटलर का। बस ये 4-5 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो इनमें से जरूर बना सकता है, अगर वृद्धा व्यक्तियों से क्वेश्चन बनाता है वो। सर पहली बार ये बाई एंड सर्वाइव क्या नाम है सर? आवाज नहीं आ रही। वाई सर्वाइव, यहाँ पे देखिए WHYSURVIVE 1975 ये रॉबर्ट नील बटलर की किताब थी। और एजिंग AGING मेंटल हेल्थ 1973 ये किताब लाई गई थी। तो दो किताब का नाम आप ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। बस और बहुत सारी किताबें, लेकिन मैं सारी नहीं बताऊंगा, बस यही दो इंपॉर्टेंट है ना, यही दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एजिंग अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एजिंग के बारे में क्या बात करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के लिए इस बात का आश्वासन प्रदान किया जाता था कि उनकी चिंताएं राष्ट्रीय चिंताएं हैं, उन्हें असंरक्षित, अपेक्षित और दरकिनार करके नहीं रखा जाए। इस तरीके की क्रियाविधि के बारे में चर्चा पर चर्चा एक नीति के माध्यम से लाई गई थी। और आप लोग एक चीज़ आप लोगों ने नाम सुना होगा, हेल्पिंग करके, नाम सुना आप लोगों ने हेल्पिंग? मुझे जरा बताएं। सर नहीं सुना। आज ही मैंने आप लोगों के लिए
वृद्ध व्यक्तियों पर एक पीडीएफ भेजा था। इंडिया की बात कर रहे हैं क्या? जी जी, हेल्पेज इंडिया। हाँ यस सर। हाँ हेलो सर, सुना है हेल्पिंग यानी ये सर वृद्धों से संबंधित एक हेल्पेज NGO इंडिया था का या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन है है? सर। हाँ बताएं, ये देखो। ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली बेस है और अच्छा काम करती है। हाँ मेरे कुछ जानने वाले लोग उसमें काम भी करते हैं हेल्पेज इंडिया में। ओके ओके, तो हेल्पेज उनका अभी सर उनको NHM से भी कुछ फंड मिला है और जो 1 और अक्टूबर को ये वृद्धा ये दिवस मनाया जाता है। संबंधित काम करता है। ओके उनको हेल्थ, उनको स्वास्थ्य और उनको जो भी भोजन पोषण की आवश्यकता है उसके संबंध में काम करता है। हाँ वेरी गुड। अब मेरी बात सुन लीजिए आप सभी लोग, हेल्पेज इंडिया के बारे में। हेल्पेज इंडिया एक स्वैच्छिक संगठन की स्थापना करता है और ये इंग्लैंड में हेल्प व एंड सोसाइटी के रूप में ये जाना गया था, इंग्लैंड में, यूके में। और ये जब जाना गया था यूके में तो 1978 में, इसे ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य था कि वृद्धों के हितों का संरक्षण करना या देखभाल करना, युवा पीढ़ी में जो वृद्ध व्यक्ति थे, वृद्धों की आवश्यकताओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करता था ये, और वृद्ध के कल्याण के संबंध में स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों के एक प्रशिक्षण भी प्रदान करता था प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से। और उसके बाद एज केयर इंडिया आया। एज केयर इंडिया के बारे में अगर हम बात करें जी, एज केयर इंडिया आया। और एज केयर इंडिया के बारे में बात करें तो ये आया आपका 1980 में। अच्छा, यहाँ पे 78 है यूके का, है ना, और इंडिया का 1980, नोट करते चलिए साथ साथ। तो इसका बेसिकली जो मोटो था, 50 वर्ष से अधिक आयु के जो पुरुष या स्त्री, उनको आवासीय और संस्थागत सुविधाओं के माध्यम से शैक्षिक, मनोरंजनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सेवाएं प्रोवाइड करना, चिकित्सकीय सेवाएं प्रोवाइड करना, और रोजगार, मतलब ऐसा रोजगार जो उनके लिए सुटेबल हो, इस तरीके का। ऐसा नहीं भारी भरकम टाइप वाला, यंग जनरेशन वाला, मतलब एक नॉर्मली वाला, एक अंशकालिक वाला, आप ऐसे समझ लीजिए, अंशकालिक वाला रोजगार प्रोवाइड करना, समस्याओं के बारे में अध्ययन करना और शोध करने का बेसिकली इसका मोटो रहा। तो 2 बातें यहां पर हुई। तीसरी बात, वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, क्योंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रीय नीति है तो ये भी आप जानें, ये भी आपको जानना है। और इसके बारे में बात करें तो ये 1999, तो ये एक वृद्ध व्यक्तियों के लिए क्या एक बार बताना सर? 1999 वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी। वृद्ध व्यक्तियों के लिए 1999 जो है क्या की गई थी, घोषणा की गई थी उनके लिए, ठीक है। तो इस नीति की बात ये कही गई कि वृद्धावस्था में जो व्यक्ति होंगे उनको पेंशन योजना के अंतर्गत रखा जाएगा, सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। उनके वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके मानक और कसौटियों को बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। वृद्ध व्यक्तियों के लिए आवासीय ऋण प्रदान किए जाएंगे। वृद्ध व्यक्तियों के लिए बच्चों और देखभाल करने का, मतलब बच्चों के द्वारा देखभाल करने के अधिकार को उपलब्ध कराया जाएगा। ये क्रियाविधि जो है वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति के माध्यम से किया गया था, ठीक है। ये बातें की गई थी, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये चीजें थी। सर मैं आज मैं कल पढ़ रहा था जी, तो एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा करिए